नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज ये हमारा डे 14 है। अपना टारगेट ये है कि 90 डेज में हम लोग कंप्लीट मैथ को कवर कर दें। जितने भी चैप्टर रेलवे में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे चैप्टर एक डिटेल मैनर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 13 सेशन हो चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा, तो मेंसुरेशन 3D अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपना बोर्ड मास कंप्लीट हो गया। फिर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को। प्रॉफिट एंड लॉस की आज ये हमारी सेकेंड क्लास है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा डे 14 है। रेलवे एग्जाम के लिए आपकी सीरीज चल रही है। कंप्लीट सिलेबस को हम 90 डेज में कवर करेंगे। चैप्टर अपना लाभ और हानि। अब देखो ये किस किस के लिए हेल्पफुल है, तो ध्यान रखना कि रेलवे तो अपने सेंटर में है ही है, इसके अलावा स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम होती हैं, फॉर एग्जांपल पटवारी, ग्राम सेवक, आपकी LDC की जो स्टेट लेवल पर एग्जाम्स होती हैं, जेल प्रहरी की जो एग्जाम होती हैं, SI की, कांस्टेबल की, इन सारी की सारी एग्जाम्स को भी ये अपना सिलेबस कवर कर लेगा। प्लस में जो बच्चे SSC और बैंक की तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो भी इन सीरीज को देखें। यकीनन उनकी मैथ्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट होगा। अब एक दो जरूरी बात कर लेते हैं। देखो ये है आपके सामने टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है भाई? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनकी तरह एक आपकी ऐप है। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से टेलीग्राम को आप डाउनलोड करें। टेलीग्राम में जैसे ही आप सर्च करेंगे वासु स्टडी IQ तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। इस चैनल पर अगर आप देखते हैं तो आपको डेली बेसिस पर अपनी जो क्लासेज होती हैं उनकी एक तो लिंक मिल जाएगी। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कुछ क्लासेस मिस कर दी, अब वो YouTube पर ढूंढ रहा है लेकिन YouTube पर नहीं मिल रही। प्लेलिस्ट वैसे बना रखी है मैथ्स बाय वासु सर नाम से, लेकिन फिर भी मान लो उस बच्चे को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो वो क्या करे, टेलीग्राम पर जाए। ऊपर की तरफ जैसे जैसे वो मूव करेगा, डे 1, डे 2, डे 3 या पुराने जितने भी चैप्टर हैं वो भी उसको मिल जाएंगे। प्लस इसके ऊपर आपको PDF सेंड की जाती है और अपनी जो PDF होती है वो सबसे यूनिक होती है, या यूं कह लो कि शायद आपने इस फॉर्मेट की PDF अभी तक नहीं देखी होंगी। इतना रिलेवेंट इनका पैटर्न होता है, जैसा आपको पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा। प्लस में इनमें एक सुविधा और भी रहती है, अगर आपके पास PDF है तो आपको कहीं भी कोई लिंक ढूंढने की नीड नहीं है कि वासु सर ने मैथ्स के इस दिन क्या पढ़ाया था। आपके सामने PDF रहेगी। मान लो 100 सवाल हो गए, उसके बाद 101वें सवाल में क्लास चेंज हुई आपकी, तो वहीं ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू वॉच वीडियो क्लास। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप YouTube पर आ जाएंगे उस पर्टिकुलर क्लास में। तो एक ये फायदा है। प्लस में यहां पर मैं आपको बीच बीच में नोट्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं, तो इनके लिए, इन सारी चीजों के लिए आप वासु स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। 90 दिन का टाइम मैं आपसे मांग रहा हूं। लगभग 100+ अपने घंटे होंगे ही होंगे यकीनन, लेकिन अगर आप ये सारे के सारे सेशन ईमानदारी से करते हैं तो आपका जो रेलवे है, रेलवे के अंदर आप मैथ्स के अंदर 100% अपना जो स्कोर है उसे सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है भाई, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है नीचे की तरफ, यहां पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सुंदर सुंदर नोट्स बनाया करें, उनको रिवाइज किया करें। और आपको दोनों ही टाइप की अप्रोच बताई जाती है। एक वो बच्चे भाई जिनको मैथ समझ नहीं आता तो समझाने वाली एक अप्रोच होती है, और दूसरी आपकी अप्रोच ये वाली रहती है कि जिसके थ्रू आप एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे माइंड में डील कर सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 221, 220 सवाल हो चुके हैं। 221 नंबर क्या कहा, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक छोटी सी बात है आपकी भाई, आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं पहले तो ये समझो। अगर आपने ये बात समझी, पहले तो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं असल में मामला क्या है। रीजन ये है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स को लेकर खौफ रहता है। खौफ क्यों है? वो चाहता है सवाल तुरंत हो, और इसके लिए वो क्या करता है, ट्रिक याद करता है, ट्रिक वाला मास्टर ढूंढता है। ट्रिक क्या है? असल में एक फॉर्मूला है भाई। ट्रिक कोई नई चीज थोड़ी ना, आपके सामने फॉर्मूला रखा। परसेंटेज चैप्टर जैसे मान लो आप उठाते हैं, उसमें आपको 20-30 ट्रिक बना के दे दी, ऐसा सवाल आएगा ये करना, ये आएगा तो ये करना।
ये सबसे वाहियात तरीका होता है। रीजन, जैसे ही वो सवाल की लैंग्वेज चेंज करेगा, आपकी ट्रिक या फॉर्मूला है वो एकदम फेल हो जाएगा। सवाल का अगर वो स्तर बढ़ा देता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में सवाल नहीं है, इसका मतलब आपको सवाल गलत करना ही पड़ेगा, कोई समाधान नहीं है, या फिर उसमें टाइम किल करोगे। इसलिए मैथ्स को समझे। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि अर्थमेटिक जो है आपका अंक गणित है, वो आपका जस्ट कॉमन सेंस है। जिस बच्चे ने इन चीजों को समझा है, उसे किसी फॉर्मूले की, किसी ट्रिक की नीड नहीं है, सीधे सीधे। और इसमें भी मैं आपको दो चीजें बताता हूं, ऑलमोस्ट अपने हर सवाल में दो चीजें बताता हूं कि ये आपको समझ में आना चाहिए, जिससे कि मैथ जिसका एकदम खराब है उस बच्चे को भी बात समझ में आ जाए। दूसरी अप्रोच अपनी क्या रहती है, एग्जाम अप्रोच, कि आप एग्जाम में इन सवालों को ऐसे भी डील कर सकते हैं। देखना, सवाल था आपका इक्वेशन कैसे बनती है, समीकरण। देखो छोटी सी बात है भाई, आपने वस्तु को खरीदा, वो उसका क्रय मूल्य हो गया। अगर लाभ हुआ तो इसका मतलब क्रय मूल्य में वो मूल्य जुड़ेगा और आप वस्तु को बेच देंगे। लिखा जाएगा 10 रुपए में वस्तु खरीदी, 3 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, 13 में। अगर हानि होती है, अगर आपका लॉस होता है, तो क्रय मूल्य से कम कीमत पर जाएगा और इससे हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे। 10 रुपए में वस्तु को खरीदा, 3 रुपए की हानि, कितने में बेच दिया भाई, 7 रुपए में। ये मेरे ख्याल से इतनी आसान बात है, हर बच्चे को पता है। तो इसी बात से सवाल को सोल्व कर लो। इसने क्या कहा, 25 संतरे बेचने पर। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और आएगी कॉमन सेंस में। क्या, आप मान लो 10 संतरे खरीद के लाते हैं, एक संतरा आपने खरीदा 10 रुपए का, कितने रुपए दिए भाई आपने, 100। अब आपके पास एक ग्राहक आता है, आप उसे 8 संतरे बेच देते हैं, कितने रुपए में, 100 रुपए में। अब मैं आपसे कहूं कि उसे ऑल ओवर कितना लाभ या हानि हुआ, तो हो सकता आपका रिप्लाई हो कि सर 100 रुपए में खरीद के लाए थे, 100 रुपए में इनको बेच दिया। इसका मतलब ना तो लाभ और ना ही हानि। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो 2 संतरे और बचे हुए हैं आपके, उनका क्या किया। एक संभावना ये हो सकती थी आप उनको किसी को फ्री में दे देते या खुद खा लेते, संभावना थी। इस केस में आपको पता चल गया कि 10 संतरों के 100 रुपए लगे थे, 10 संतरे आपके हाथ से जा चुके हैं, आपके हाथ में 100 रुपए हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास कोई आता, आप बड़े लेवल के कलाकार हैं, आपने सोचा कि 8 तो बिक ही गए, 2 बचे हैं, ट्राई करते हैं। किसी को कह देते कि ये वहां से लाया गया संतरा है, कश्मीर में संतरे नहीं होते, सेब होते हैं, लेकिन ये कश्मीर के बागानों के अंदर उगाया गया संतरा है। क्या रेट है भाई, एक के 50 रुपए। चलो 2 संतरे हैं 100 रुपए में, आपने बेच दिया। तो इसका मतलब 8 संतरे आपने 100 में बेचे, 2 संतरे फिर आपने 100 में बेचे, 200 रुपए में। अब आप कह सकते हैं 10 संतरों के आपकी जेब से रुपए लगे थे 100, आपने कितने में बेचा, आपने बेचा उनको 200 में। क्लियर है। एक संभावना यह भी हो सकती है, मान लो आपने अपने दोस्त को खिला दिया एक संतरा, वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल उसे आप ले गए, वहां 5000 रुपए लग गए। क्लियर। एक आपने खा लिया, वो ठीक था, आप बीमार नहीं हुए। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ, 10 संतरे आप लाए थे, आपकी जेब से 100 रुपए लगे, और जब आपकी हाथ से 10 के 10 संतरे जा चुके हैं, तो आपको 100 रुपए तो उधर से मिल चुके थे 8 के, लेकिन 5000 रुपए और जेब से लगे, तो क्या हुआ, नुकसान। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितनी वस्तुएं, जितने आर्टिकल आपने खरीदे हैं, जितनी वस्तुएं आपने खरीदी हैं, उतनी की उतनी जब तक आप नहीं बेच देते हो, तब तक ये कहना संभव नहीं है कि आपको फाइनली लाभ हुआ है या फाइनली आपको हानि हुई है। तो क्या ध्यान रखना है, जितनी वस्तुएं आप बेच रहे हो उतनी वस्तुएं आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, तभी आप लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, ये इतनी आसान चीज है जो हर बच्चे को पता है। सवाल पर आ जाए भाई, 25 संतरे बेचे, एक संतरे की सेलिंग प्राइस, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते, एक संतरे की सेलिंग प्राइस एसपी ही मान लो, तो 25 को कितने में बेचेगा, 25 गुना एसपी। मैंने क्या माना, एक संतरे की सेलिंग प्राइस मेरी एसपी है, तो 25 को 25 में बेचेगा। अब 25 खरीदे भी तो होंगे, अभी अभी बात समझिए। तो एक संतरे को अगर वो सीपी रुपए में खरीदता है, तो 25 को कितने में खरीदेगा, 25 गुना सीपी। अब इससे क्या हुआ, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, हानि हुई, तो इसका मतलब माइनस, कितने के बराबर भाई, 5 संतरों का विक्रय मूल्य, 5 की सेलिंग प्राइस। ये लो आपने यहां पर रख दी, बन गई इक्वेशन। सोल्व कर दें, देखना 25 गुणा में सीपी बराबर, ये पार्ट उधर चला जाएगा, एसपी कॉमन, 5 और 25 आपका 30 गुणा में आपका एसपी।
अगर मैं CP अपोन में SP लिखना चाहूं तो देखना 30/25, SP तो नीचे आ गया, 5 से काटोगे 6/5, 6/5 क्या हुआ, 6 रुपए में वस्तु खरीदी जाती है, 5 में बेच दी जाती है, 1 की हानि। लॉस परसेंट की बात करूं तो 1 का लॉस 6 पर। टेबल आपको याद करने के लिए मैंने कहा था, मेरे ख्याल से याद कर ली होगी, 16 2/3%। चलो इतनी बात आपको समझ आ गई है तो एग्जाम अप्रोच पर आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम बचाएगी है। देखो काम ये का यही ध्यान रखना है, जितनी वस्तुएं खरीदी उतनी की उतनी आपको बेचनी पड़ेगी। लाभ होता है तो क्या करते हो, हानि होती है तो आप क्या करते हो। बस इसमें जो सवाल की आपकी कंडीशन होती है, इससे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डील कर लेते हो। कंडीशन क्या, 1 रुपए में 1 वाली बात, इससे आपको जस्टिफाई करवाना है। कैसे भाई, ये बात समझ में कैसे आएगी। इसने कहा 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो आप क्या करो, 1 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। क्लियर। अब यहां से क्या फायदा होगा, 25 संतरे बेचे, कितने रुपए में बेचे भाई, 25 संतरे कितने रुपए में बेचे, 25 रुपए में। और ऐसा करने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य, 5 का विक्रय मूल्य कितना, 5 रुपए। इसकी हानि हो गई, 25 में बेचता है, 5 रुपए की हानि हो गई, तो खरीदा कितने में, 30 में खरीदा, तभी तो 5 डाउन करोगे। 5 का नुकसान 30 पर, 5 का नुकसान 30 पर काटोगे अगर 5 से, तो 1 का नुकसान 6 पर, 16 2/3%। मेरे हिसाब से ये सवाल आप माइंड में डील कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना ये बेसिक बात है। ये एन वाली बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आपको आनी चाहिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, समीकरण बना लो, क्योंकि रीजन ये है कि एग्जाम में तो चलो फिर भी ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आए, कुछ बेहतर करना चाहते हो तो ये तरीका, ये भी अगर एकदम पकड़ में आ गया तो फिर सवाल को निपटाओ माइंड में। चलो भाई, बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये कई कॉमन सवाल हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं एसएससी और बैंक में। चलो भाई, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, पहले तो लैंग्वेज पढ़ो और जो बच्चा कर सकता है वो करो। ये बात भी हटा रहा हूं, रीजन क्या है, ये इजी सी बात है, ये आपको पता है। देखना जरा, इसने क्या कहा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने आपको बार बार ये कहा है कि जो आपके सवाल की कंडीशन है, आपके सवाल की जो कंडीशन है उसको आप फोकस करो। इसने क्या कहा, शर्त क्या है, दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो आप क्या मान लो भाई, 1 मीटर जो कपड़ा है उसका क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए। 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा, तो 33 मीटर खरीदा भी तो होगा। कितने रुपए में खरीदा भाई 33 मीटर कपड़ा, 33 रुपए में। हानि कितने की हुई, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना, 11। तो इसका मतलब 33 रुपए का सामान खरीदा, इस पर 11 की हानि हो रही है। इसमें तो कोई चिंतन ही नहीं करना, 1/3 आ गया। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, और या फिर 33 सही 1/3%। अब थोड़ा सा मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो ट्रिक वाले खिलाड़ी हैं। वो क्या करते हैं, इनमें जब क्रय मूल्य दिया होगा तो सीधे सीधे जो बात मीटर के साथ क्रय मूल्य वाली हो ऊपर रख देंगे, दूसरी बात को नीचे रखेंगे। विक्रय मूल्य का केस आता तब क्या कहते हैं कि जो कंडीशन दे रखी है उस वाले को इसमें जोड़ देंगे जब हानि होगी या लाभ होगा, या इसको घटा देंगे ऊपर रख देंगे, नीचे वाले में वही बात जोड़ेंगे। इस टाइप की इतनी वाहियात लेवल की ट्रिक मैंने ऑब्जर्व की है। कुछ राइटर हैं जो बुक्स को लिखते हैं, पता नहीं वो क्यों लिखते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई बात गलत है या नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, मैथ्स को पढ़ने और पढ़ाने का ये तरीका तो नहीं होना चाहिए कि बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। बस वो क्रय मूल्य वाली बात देखेगा, वो सीधे 11/33 करेगा, विक्रय मूल्य में लाभ होगा तो कुछ चेंज करेगा, हानि होगी तो कुछ चेंज करेगा। कॉमन सेंस आपका इतना सा आप इमेजिन कर दो, कुछ भी नहीं करना। या फिर इक्वेशन बनाना चाहते हो तो क्या करो भाई, 33 मीटर कपड़े की सीपी 33 गुणा
सीपी। फिर क्या कहा इसने, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 गुना सीपी, बेचा कितना भाई 33 गुना में एसपी। ये इससे लेस होगा तो 22 गुना में आपका क्या आ जाएगा, सीपी बराबर 33 गुना में एसपी। आपको मैंने ये बताया भी था, ये सीधे सीधे भी आप लिख सकते हो, सीपी की ये वैल्यू है और एसपी की ये वैल्यू है। 33 रुपए की चीज 22 में गई, 11 का नुकसान हुआ किस पर, 33 पर, 1/3 और आपका सीधे सीधे रिजल्ट आ गया 33 1/3%। मेरे हिसाब से इसे प्रीफर करें, माइंड में आप डील कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। 223 लैंग्वेज को रीड करो और सोल्व करके बताओ। देखना भाई क्या रिजल्ट आया। इसने कहा 24 आर्टिकल्स, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि का प्रतिशत। कुछ करना ही नहीं था। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 24 का मतलब गुणा क्रय मूल्य सीपी बराबर किसके बताया भाई इसने, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। आपको क्या कहा था, सीपी अपॉन एसपी लिखोगे तो 28 बटा में 24, तो आप कह सकते हैं सीपी के सामने ये बात, एसपी के सामने ये बात। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 28 में खरीदा 24 में बेचा, कितने की हानि, 4 की, किस पर, क्रय मूल्य पर। 4/28 1/7, 1/7 टेबल कहा था परसेंटेज में याद कर लेना, जिससे एग्जाम में अच्छा खासा फायदा हो, और इसी को आगे सोल्व करते हो तो 14.14%। ये आपका रिजल्ट हो गया। कुछ सोचना ही नहीं था। एग्जाम में कैसे कर सकते थे भाई, 24 का क्रय मूल्य बराबर 28 का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के राइट साइड में जो बात है, रटना नहीं है, रीजन क्या है आपको बताया कि ये चीज बार बार आती है। सीपी अपॉन एसपी आप लिखेंगे, एसपी नीचे आ गया, राइट साइड में 28 अपॉन में 24, ये फॉर्मेट बनता है। इसलिए हम लोग सीधे ही क्या कर देते हैं, 24 का सीपी बराबर 28 का एसपी। सीपी की वैल्यू 28, एसपी की वैल्यू 24। 28 में खरीदा, 24 में बेचा, 4 की हानि 28 पर, 1/7 14.14%। माइंड में किया जा सकता था इस सवाल को भी। चलिए भाई 224 सवाल नंबर 224 अटेम्प्ट करके देखो अगर बात बन रही है तो। सवाल नंबर 224, और आपको पीडीएफ सेंड की थी मैंने स्टार्टिंग में, जब ये सीरीज आपकी स्टार्ट हुई थी टेलीग्राम पर, कि कौन सा चैप्टर कब चलेगा। तो वो सवाल कई बार बच्चे पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप या तो सेशंस को देखना नहीं चाह रहे होंगे शुरुआत से, कि नहीं अभी से ही तैयारी करते हैं, शुरुआत वाले कौन देखेगा। तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम होने के बाद आप इन सेशंस को, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ देख रहा हूं, एग्जाम होने के बाद आप मैच करें और फिर आपको अफसोस हो कि यार सवाल तो यहीं से आ रहे थे, ऐसा ही पैटर्न था पूछने का, ये कि ये चीजें पढ़ाई जा चुकी थी। अगर हम टीचर के लिए 100 घंटे निकाल लेते तो हमारा फायदा हो जाता। और अच्छी बात यह है कि यहां पर ये स्टडी आईक्यू ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखना, फ्री में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं लेकिन जेन्युइन नहीं मिलती। यूट्यूब पर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये है रेलवे की कुछ क्लासेस चलेंगी वो फ्री में चलेंगी, उसके बाद फ्री में नहीं चलेंगी। एसएससी की कुछ क्लासेस शुरुआत में चलेंगी फ्री के अंदर, फिर नहीं चलेंगी। बीच बीच में आपको एक एक चैप्टर का कुछ पार्ट उठा करके पेड का दिया जाएगा। तो हमने रेलवे के लिए कंप्लीट फ्री सीरीज स्टार्ट की है। यूट्यूब पर आओ, हर शाम 6 बजे देखो, कोई 10% का प्रोमो कोड नहीं लगाना, सीधे सीधे आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बस इसकी कदर कर देना कि जो टीचर पढ़ा रहा है, कम से कम इतने सेशन हो चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा कि किस डायरेक्शन में अपनी मेहनत चल रही है। 224 में देखना जरा, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य, एक बात बताओ, एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 450। अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो सवाल आपके लिए आसान होगा। एक तरीका तो यह था अपना शुरुआत वाला इक्वेशन के हिसाब से, 14 वॉचेज को इसने क्या किया, बेचा, तो इसका मतलब खरीदा भी होगा, तो 14 का
कॉस्ट प्राइस करने पर क्या हुआ, 4 जो घड़ियां उनके क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ये पूरा का पूरा क्रय मूल्य, 4 का जितना क्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ। ये आपकी सीपी टोटल, इसमें लाभ जोड़ दिया तो एसपी आएगी। घड़ियां कितनी बेची हैं इसने भाई, 14, तो 14 का एसपी। पीछे 2 सवालों में बात आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सोल्व करोगे तो देखना यहां से क्या आया, 18, 14 एंड 4 18 का सीपी बराबर 14 का एसपी। सीपी वर्सेज अगर आप एसपी निकालना चाहें, सीपी वर्सेज एसपी, 14 अपॉन में 18, 2 से कैंसिल आउट करोगे 7 डिवाइड बाई 9, क्या आ गया, सीपी क्या था, एक घड़ी की कीमत, 14 वॉचेस थी तो इनटू में 14 किया। एसपी क्या था, एक घड़ी का विक्रय मूल्य। एक घड़ी का विक्रय मूल्य दिया कितना हमें, एक घड़ी का विक्रय मूल्य हमें दिया 450 रुपए। किससे गुणा किया भाई, 50 से, तो इसको भी 50 से गुणा कर दोगे, 7 5 35 और एक 0, ये लो आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये तो अपना इक्वेशन का फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अब पहले 450 रुपए वाली बात को साइड में करो, ठीक है। 14 घड़ियों को बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य क्या माने, एक घड़ी का क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है भाई। अब 4 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 4 रुपए, ठीक है। 14 घड़ियों को खरीदा होगा तो खरीदा कितने रुपए में होगा भाई, 14 रुपीज में। बेचा कितने में होगा, 14 घड़ियों को 14 रुपए में उसने खरीद लिया। 4 घड़ियों की जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर लाभ हुआ, 14 में खरीदा, 4 का लाभ लिया, कितने में बेच दिया, 18 में। सिंप्लीफाई किया, 7:9। बात यही है, कोई चेंज नहीं है। बस एक मैंने आपको कहा कि एक आर्टिकल के साथ कंडीशन को डील कर दे जाओ, सवाल आपका तुरंत खत्म होगा। कंपैरिजन करें, नो किसको बता रहा भाई, 450 को 50 से गुणा किया, इसको भी कर दो, ये लो 350। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में यही बात आपको लिखनी थी। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, 14 वॉचेस हैं, सीपी 14 हो गई, 4 का प्रॉफिट हो गया, 18 में बेच दिया। रेशियो 7:9, 9 450 को, 7 350 को, हो गया। सो चलो भाई, सवाल नंबर 225, सवाल नंबर आपका 225। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, अटेम्प्ट करो और इसको देखो। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है तो क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करें। देखो, लॉस जब भी आप परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर लिखते हैं लॉस और नीचे क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। फ्रैक्शन बनता है और इसे अगर प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो गुणा 100, ठीक है। तो लॉस का जो रेशियो अगर आपको लिखना है, असल में देखा जाए तो आप ऐसे बनाते हो, लॉस अपॉन सीपी, और इसे जब परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में से, लॉस परसेंट आ जाता है। इसने क्या किया भाई, अंडरस्टैंड करना, 20% का इसे लॉस हुआ। 20% की वैल्यू कितनी भाई, 1/5। ऊपर इसने क्या लिखा होगा, लॉस लिखा होगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालता तो ऊपर प्रॉफिट लिखता, लॉस निकाल रहा है तो ऊपर लॉस लिखेगा। लेकिन इसने क्या किया, विक्रय मूल्य पर काउंट कर लिया। विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब इसने नीचे की तरफ क्या लिखा होगा, सेलिंग प्राइस। अब बात को अंडरस्टैंड करना, 5 रुपए में एक वस्तु को बेचा गया, 5 रुपए में बेचा गया, बेचने पर 1 रुपए की हानि हुई तो खरीदा कितने में, 6 में। एक्चुअल में लॉस परसेंट क्या हुआ, 1 रुपए का कॉस्ट प्राइस पर आपको निकालना था, जो कि रिजल्ट क्या आ गया, 16.2/3%, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा है एग्जाम में आप डील कर सकते थे, यहीं का ही है। 20% 1/5, विक्रय मूल्य 5 है, 1 की हानि हुई है, क्योंकि नीचे विक्रय मूल्य है, 1 की हानि हुई है, 1 की हानि तो सेम रहेगी, क्रय मूल्य कितना आ गया, 6। तो इतना सा करना था, 1/6 आपको पता है 16.2/3% होता है। तो ये सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। सवाल नंबर 226 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 226।
और आपको जो पीडीएफ दे रखी है, लिंक कोई बात नहीं है, आप क्लासेस की नहीं शेयर करें चलेगा, लेकिन जो आपको मैं ग्रुप पर और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ आपको जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप एटलीस्ट उन पीडीएफ्स को शेयर कर दिया करें। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके नोन है या जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर एटलीस्ट उनको शेयर कर दिया करें। देखो इसने क्या कहा, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर लाभ। अब बात को अंडरस्टैंड करना, 40% आप क्या लिखते हो भाई, 40 बटा में 100, 20 से कटेगा 2/5, या फिर ऐसा लिख सकते हो 20% आपका 1/5 होता है, 20% 1/5, 40 क्या होगा जस्ट डबल, तो 2 से गुणा करोगे 2/5। इसने रेशियो तो बनाया होगा इस हिसाब से 40% का 2/5। ऊपर क्या लिखा होगा भाई, इसने ऊपर प्रॉफिट लिखा होगा, रीजन प्रॉफिट फाइंड करना है। नीचे क्या लिखा होगा, नीचे इसने सेलिंग प्राइस, रीजन क्या है, सवाल में कह रखा है विक्रय मूल्य पर हुआ है। अब अगर आप एक्चुअल में इसे देखना चाहें तो आपको यह बात दिखेगी, वस्तु को 5 रुपए में बेचा जाता है, 2 का लाभ हुआ है, कितने में खरीदा, 3 में, तो इसका मतलब 2 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य तो 3 है, 2/3 क्या भाई 66.66 लिख दो, या फिर 66 2/3%, या फिर ये भी नहीं पता है तो ऐसा कर दो, 100 से इसको गुणा कर दो, 200 में 3 का भाग दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, इजी तरीका भी हो सकता था, माइंड में भी प्रयास करें। 40% 2/5, 2 का लाभ 5 में बेचा, 2 का लाभ 5 में बेचा, खरीदा कितने में, 3 में, क्रय मूल्य 3 रुपए, लाभ 2 का, 2/3, 66 2/3%। तो इसका मतलब ये सवाल आप थोड़ा सा प्रयास करते तो माइंड में सोल्व हो सकता था। चलिए अभी सवाल नंबर 227 की बात कर रहे हैं, 227। और 1-2 कलाकार बच्चे कह रहे थे सर आप मोटिवेट नहीं करते। एक मुझे थोड़ी सी बात बताओ, आप छोटी सी बात बताओ, बेरोजगारी से बड़ा और क्या मोटिवेशन हो सकता है। आपको मोटिवेट होना पड़ रहा है, देखो विडंबना कैसी आ गई है, पढ़ाई के लिए मोटिवेट होना पड़ रहा है। कोई वाहियात काम होता, आपका काम करने का मन नहीं है और उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है, तब तो आपको मोटिवेशन की नीड होती है। अब यहां पर एक सिंपल सा काम है, एक एग्जाम को क्रैक करना है जिससे आपकी डायरेक्शन इधर जा रही थी तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, उसमें भी आपको मोटिवेशन चाहिए। बेरोजगारी से बड़ा मेरे हिसाब से कोई मोटिवेशन नहीं है। असल में आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए बातें। टीचर 2 सवाल करवाए, खूब सारी इधर उधर की बात करें, फिर 1 सवाल करवाए, इधर उधर की बात करें, तो थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ पढ़ो यार। मोटिवेशन की क्या नीड है, कोई अच्छी किताबें पढ़ लिया करो, गौरव सर वाली जो बुक है उसी को ही पढ़ लो अगर आपको मोटिवेशन ही चाहिए। मुझे बड़ी स्टैंडर्ड बुक लगी कि मोटिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये ठीक खाने की तरह ही काम करती है। ठीक है, कि मान लो कोई बच्चा मोटिवेट नहीं हो रहा है, बाकी मुझे नहीं लगता इन चीजों से कोई फर्क पड़ जाता है। आपको एग्जाम करेक्ट करनी है तो डेली बेसिस पर 5-7 घंटे पढ़ो, फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं मोटिवेट होना है, कुछ जानना है मेरे को, तो उस बुक को आप पढ़ें। बुक एकदम खाने की तरह होती है आपकी, मोटिवेशन भी आपका खाने की तरह। ऐसा नहीं है एक दिन आपने खूब सारा खाना खा लिया इसका मतलब आपको 20 दिन भूख नहीं लगेगी, नहीं। बुक्स जिनकी पढ़ने की आदत होती है उनको डेली बेसिस पर 2 दिन 3 दिन 5 दिन से कुछ ना कुछ एक चैप्टर पढ़ लिया बुक का, ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो वो जो बुक है आप उसे पढ़ सकते हैं मोटिवेशन के लिए, बाकी बेरोजगारी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। चलो भाई, अपना पैटर्न चेंज हुआ है, यहां पर स्टार लगा लेना। पैटर्न क्या कह रहा है, 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है। बताइए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे 20% का लाभ प्राप्त हो। पिछले लेक्चर में सवाल करवाया था, फिर भी मैं आपको एक बार के लिए सवाल करवा देता हूं। देखो मान लो आप किसी वस्तु का क्रय मूल्य ले लेता हूं मैं, जैसे 50 रुपए, ठीक है, और आप इसे बेच देते हैं 10% का लाभ लेकर के। कितने में, 10% निकालोगे 5। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई 100%, विक्रय मूल्य कितना होगा 110%। ठीक है, आप सीपी अपॉन में एसपी का रेशियो बना लें। सीपी आपने रुपए में लिखी, रुपए में कितनी 50 और एसपी रुपए में कितनी 55।
यही रेशो आप परसेंटेज में लिखेंगे तो परसेंटेज में सीपी आपकी 100%, एसपी आपकी 110% बन गया। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप क्या लिख लेते, ऊपर रुपए लिख देते, नीचे आप परसेंटेज लिख लेते, एक बार सीपी को टारगेट करते, सीपी ऊपर रुपए कितने 50 रुपए, परसेंट में यही वैल्यू किसको बता रही है 100% को। एक बार आप एसपी का रेशियो बना लेते 55 रुपए और नीचे यही वैल्यू किसको बता रही है भाई 110% को। सोल्व करके देख लो, परसेंट से परसेंट कट जाता है, यहां पर 50 1/2 1/2। तो मेरा कहने का मतलब ये बात और ये बात दोनों सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। तो इसके लिए मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि आप हमेशा ही ऐसे सवालों को सोल्व करेंगे एक आर्टिकल की प्राइस, एक आर्टिकल की प्राइस, हर टाइप के सवाल का समाधान हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है सर प्राइस क्या, प्राइस कॉस्ट प्राइस भी हो सकती है आपकी, प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस भी हो सकती है। अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं बच्चे उसमें ऑप्शन से दिमाग लगाते हैं, जो कि एकदम वाहियात तरीका है। देखना मेरे साथ साथ चलना, हम लोग हमेशा ही यहां टारगेट करेंगे रुपीज अपॉन में परसेंटेज, और ये बात किसके लिए लिखेंगे हम लोग भाई, एक आर्टिकल के लिए। रेशियो मैंने अभी अभी आपको फिर से बनाकर दिखाया है, पिछला सेशन जरूर देखें अगर नहीं देखा है तो। 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचने पर एक टॉफी की कीमत कितनी है? अभी टारगेट क्या करेंगे यहां पर, एक टॉफी, एक टॉफी की कीमत कितनी भाई 32 टॉफियां 1 रुपए में, एक की कीमत 1/32 रुपए आ गई। ये बात लिखी हमने रुपए में, इसी बात को परसेंटेज में कहोगे तो कैसे कह पाओगे? इसने कहा 40% की हानि हुई, तो कितने परसेंट में बेचेगा 60%। तो इसका मतलब इसी बात को अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो नीचे क्या आएगा 60%। अब आपसे कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि 20% का लाभ हो। मैं मान लेता हूं 1 रुपए में वो x बेचते, तो एक टॉफी की कीमत कितनी हो गई भाई 1/x। इसी को परसेंटेज में लिखना है तो क्या लिखोगे 20% का लाभ, 100% सीपी और 20% मतलब 120% एसपी। बन गई इक्वेशन। एग्जाम में हमेशा ही आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, वो चाहे कुछ भी कह दे, हानि पर बेचे, क्रय मूल्य पर, लाभ पर, विक्रय मूल्य, कोई भी कैसी भी चीज दे दे, कितने भी रुपए दे दे, कितने भी आर्टिकल दे दे, एक लाइन के अंदर ये आपका पैटर्न बनता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं या इसको और भी ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा। देखो 60% 120% 2 बार कटा, 1/32, 32 नीचे आएगा, ये नीचे ऑलरेडी 2 है, किससे कट गया भाई 32 से 16 बार। यहां बचेगा 1/32, 1/x, देखोगे गौर से तो x की वैल्यू कितनी 16। तो एग्जाम में हमेशा ही ये कैसे भी सवाल बना दे, कितने भी टिपिकल बना दे, एक लाइन के अंदर आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। कि सीधे सीधे अगर कटिंग करने में भी और समझदारी दिखाओगे तो आपका मामला और आसान हो जाएगा। ये बात लिखी, इसके बाद आपको सिर्फ इसका आंसर लिखना है। चलो भाई, इस पैटर्न पर पहले मैं आपको कई सारे सवाल करवाता हूं जिससे आपकी कमांड यहां पर डेवलप हो। सवाल नंबर 228 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 228। देखो 228 में इसने क्या कहा, 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे उसे 25% का लाभ। एक टॉफी को टारगेट कर लो, 1 रुपए में कितनी बेची भाई 25, एक की कीमत कितनी आ गई 1/25। परसेंटेज में किसे बता रहा है ये तो रुपए में हो गई। परसेंटेज में अगर इसी बात को लिखोगे 25% का लॉस, इसका मतलब 100% सीपी, 25 का लॉस, एसपी कितनी भाई 75। आगे इसने कहा 1 रुपए में कितनी बेचे, फिर से सेलिंग प्राइस 1 रुपए में मैं मान लेता हूं वो एक्स बेच दे। करवाना क्या इससे 25% का लाभ, ये सेलिंग प्राइस रुपए में है, 25% का लाभ लोगे तो 125% आपका यहां से आ जाएगा।
परसेंट हमेशा ही खत्म होता है। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 5 बार। अब देखना ये 25 नीचे आएगा नीचे आएगा, 5 से काटोगे 5, 1 में 3 गुणा 5 15, 1 में x की वैल्यू यहां से सीधे सीधे आपकी कितनी आ जाएगी 15। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। अगले सवाल को अटेम्प्ट करके बताओ आप लोग। 15 सेकंड का टाइम है। आई होप आ गया होगा रिजल्ट यहां से। देखना क्या कहा है इसने, 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि, 24 रुपए में कितने नींबू बेचे उसे 20% का लाभ हो। तो यहां से देखो 45 नींबू की कीमत 40 रुपए, एक नींबू की कीमत कितनी होगी 40 बटा में 45। सिंपल सी बात। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य, बेच रहा है ना, एक नींबू के बेचने की ये रेट चल रही। ऐसा करने से क्या हुआ 20% की हानि। तो इसका मतलब 100% की जो चीज थी वो कितने रुपए में बिक गई आपकी 80% में। क्लियर। 24 रुपए में कितने बेचे, 24 रुपए में x बेच लो। x नींबू की कीमत 24 रुपए, एक नींबू की कीमत 24 बटा में x। ये वो कीमत है, इस पर अगर वो बेचता है तो 20% का लाभ। 20% मतलब 120%। काटें 40% से कट रहा है, परसेंट तो हमेशा ही खत्म होगा। 40 से काटा 2 बार, 40 से काटा 3 बार। ये 45 नीचे आएगा, 3 से काटोगे तो ये आपका 15। फिर देखना जरा यहां से 8 से ऊपर के ऊपर चल रहा है, 8 से काटा 3 बार, 8 से कट गया आपका 5 बार। फिर 5 से काटोगे तो ये 3 बार। अब देखो 1 बटा में 3 गुणा 2 6, 1/6 बराबर 3x आपका नीचे आ जाएगा, x इधर भेज दो, 6 गुणा 3 18। ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कंफर्ट नहीं हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इतना ही है, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है। चाहते तो यहां भी आंसर निकल सकता था 1/6 3/x, सीधे सीधे पता चल रहा है ये उधर गुणा हो जाता है, x की वैल्यू तुरंत आपकी 18 आ जाती। दूसरी लाइन आपको लिखने की नीड नहीं थी। 230 को अटेम्प्ट करके बताओ। फिर से आपके पास वही 15 सेकंड का टाइम है। देखो 230 में क्या कहा, 160 रुपए के 90 नींबू बेचे, 20% की हानि, 80% में बेच दिया। 96 रुपए में कितने नींबू बेचे कि 20% का लाभ, 120%। तो सीधे सीधे एक नींबू की कीमत 160 रुपए में 90, एक की कीमत 160 बटा में 90। ऐसा किया, क्या हुआ भाई, ऐसा करने पर 20% का उसे हो गया लॉस। 20% लेस करोगे तो कितना 80% बराबर 96 रुपीज में कितने बेचे, 96 रुपीज में x बेचते तो एक की कीमत 96 बटा में x अपॉन क्या होना चाहिए भाई, ये कीमत किसको बता रही है विक्रय मूल्य को, और इस कीमत में 20% का लाभ, तो परसेंटेज में ये आ गया आपका 120%। काट दो, 0 से 0, 16 से काटा आपने 6 बार, 40 गुणा 2 180, 40 गुणा 3 120, 3 ये 9 नीचे आ गया 3 गुणा 2 नीचे की तरफ आ गया ना, 1/6 बराबर x 6 बटा में x इधर आ गया, 6 गुणा 6 36। ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है तो एक स्टेप और लिख सकते हो, बाकी प्रयास करना, एक लाइन लिखो, सीधे का सीधा रिजल्ट आपका बन जाए। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 231, क्वेश्चन नंबर 231। फील आ रहा है क्या आप लोगों को? फील आपको आना ही पड़ेगा, इसी हिसाब से सिंसियरिटी के साथ 1 घंटे पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, जीवन सुधर जाएगा। वरना बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में पड़ोगे, ओवर स्मार्ट बनोगे, कोई ना कोई फायदा उठा ले जाएगा।
क्योंकि आजकल क्या है, वैसे भी हथेली में सपने नहीं, हथेली में चांद दिखाए जाते हैं। कई बच्चे देख भी लेते हैं और फिर सारा का सारा मामला, इस बार इससे हथेली में चांद देखा है, अगली बार दूसरे से देखेंगे, उससे अगली बार तीसरे से, इतने में एक पंचवर्ष योजना लग जाती है। फिर आसपास इतने प्रेशर आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं, फैमिली का, सोसाइटी का, ये वो, खुद का। फिर बच्चा सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब उसके भाग्य में नहीं थी। वो पंडित जी भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे भाग्य में नहीं है, मैं तो जबरदस्ती लगा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा खुद में इंप्रूवमेंट करें, सिंसियरिटी के साथ लगे रहे। मुझे भी पता है इसमें जोर आता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हैं वो बड़े ही सटीक निकल के आएंगे, हमेशा ध्यान रखना। देखो 231 में क्या कहा, 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने पर एक की कीमत 1/12, 25% का लाभ, नीचे लिख दिया मैंने 125%, बराबर 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल की लैंग्वेज चेंज हुई, स्टार लगा लो। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैंने मान लिया 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, x बटा में 30। क्रय मूल्य किसको बताता है भाई, 100% को। लैंग्वेज चेंज हुई है। कई बार बच्चा सोचता है सर इस बार तो परसेंटेज था ही नहीं, इस बार तो उसने रुपए दिए ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो पैटर्न है, वो इतनी जगह लगेगा। सारे के सारे सवाल आपके सामने रखूंगा और लगभग सारे सवाल सीजीएल में पूछे गए हैं, सोल्व कर दो। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, ये 12 नीचे आएगा। 4 से काटोगे 3 बार, ये नीचे आ गया। 15 गुणा 2, 5 गुणा 3 15, x बटा 30। ये 15 इस 30 से 2 बार कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक लाइन चाहो तो बढ़ा करके लिख लेना, अगर पकड़ में है तो कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे ये सवाल सोल्व हो जाएंगे। 232 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 232। देखना, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से, फिर से स्टार लगा लो। सवाल का पैटर्न फिर से चेंज हुआ है, समझते हैं, फिर प्रयास करते हैं इस सवाल को सीधे सीधे कैसे डील कर लिया जाए। क्या कहा इसने कि एक दुकानदार जो है वो 5 रुपए में 6 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। पूरे व्यवसाय में, पूरे बिजनेस में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। आपको मैंने ये कहा था, आपके आर्टिकल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। कब, खरीदते टाइम और बेचते टाइम। सबसे जरूरी बात यह है इनका इक्वल होना। अगर आप इन्हें इक्वल नहीं करेंगे तो जो स्टोरी सुनाई थी वो 8 संतरे जो आप कश्मीर के बागानों से खरीद के लाए थे, उसे थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना। जितनी वस्तुएं आपने खरीदी हैं उतनी की उतनी वस्तुएं अगर आप नहीं बेचते हैं तो तब तक आपको ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां से ऑब्जर्व करना, एक दुकानदार 5 रुपए में, सीपी कितनी है भाई रुपए में 5, कितने नींबू खरीदता है 6। आर्टिकल में लिख लेता हूं यहां पर 6। फिर 6 रुपए में क्या करता है, 5 बेच देता है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 6 रुपए, कितने की 5 की। टोटल बिजनेस में उसे क्या हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, वो ये कह देते हैं कि ऐसा कर दो, एक को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, एक को आप टारगेट कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे एक तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप टारगेट करते एक नींबू को, एक नींबू की बात करें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो यहां पर बेहतर ये रहेगा कि आप यहां रेशियो ले लेना। ठीक है, एग्जिट सीपी और एसपी लिखोगे, उसमें एक दूसरे को लेस करोगे तो उसमें भी टाइम किल होगा, करके देख लेना। लेकिन जो बच्चे एक को टारगेट लेकर के करना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा देखें। क्या किया इसने भाई, 5 रुपए में 6, तो एक की कीमत कितनी आ गई 5/6। फिर इसने क्या किया भाई, 6 रुपए में 5 से बेच दिए, एक की कीमत 6/5। ये 5 का गुणा इधर कर दो, क्रय मूल्य 25 आ गया, विक्रय मूल्य आपका 36 आ गया, कोई समस्या नहीं है। 11 रुपए का लाभ हुआ, किस पर आपका 25 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा कर दो 100, 4 बार कटा, रिजल्ट कितना आ गया 44%। कोई बुराई नहीं है, मेथड में प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, एक बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं, यहां पर भी देखो आर्टिकल तो सेम करने ही पड़ते हैं। आपने एक नींबू लिया दोनों ही केसेस में कि एक नींबू हमें पता चल जाए इतने रुपए में खरीदा और इतने में बेच डाला,
तो बेटर क्या रहेगा, रेशो लेना। रेशो नहीं लोगे, अगर एक नींबू के ऐसे निकालोगे कि 5/6 रुपए में खरीदा, 6/5 रुपए में बेचा, तो नीचे लिख दिया क्रय मूल्य 5/6, लाभ हुआ है तो 6/5 में से 5/6 निकाल लोगे, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। ये सबसे वाहियात तरीका, इसको अवॉइड करना भी। एक को टारगेट करो, सिंपल सटीक बात ध्यान रखो कि जिस बच्चे को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पता है वो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत तुरंत के तुरंत बता सकता है। तो बात को बढ़ा क्यों रहे हो, रेशो लो और कर सकते हो। चलो एक तरीका और देखना भाई, यहां से देखो, यहां आर्टिकल सेम नहीं है, ठीक है। ये तरीका इसलिए सिखा रहा हूं, समझने में आपको ये लगेगा सर एक नींबू से करते तो बेहतर होता, लेकिन माइंड में अगर करना चाहते हो तो आप ये तरीका प्रीफर करोगे। पहले इसे समझो, कितने आर्टिकल भाई 6, कितने 5, तो बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करोगे तो यहां से देखना 6 और 5 का लघुत्तम 30, इसका मतलब 5 का गुणा ऊपर कर दो, 6 का नीचे कर दो। अब जो आपके पास नया मामला सेट हुआ है उसमें देखना आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं 6 गुणा 5 30, 5 गुणा 6 30 आर्टिकल। सीपी रुपीज में हम लोग देखना चाह रहे हैं, एसपी रुपीज में हम लोग देखना चाह रहे हैं। देखना 5 का गुणा किया 25 रुपए और 6 का गुणा किया कितने आगे 36 रुपए। इसका मतलब 30 वस्तुओं को 25 रुपए में खरीदता है, 30 वस्तुओं को 36 रुपए में बेच देता है। लाभ कितने का भाई 11 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 11 रुपए का लाभ हुआ है, 25 पर प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, 44%, ठीक है। अब फिर सवाल आएगा सर ये एक लाइन तो ये लिखी फिर दूसरी लिखी, तो इससे फायदा क्या हुआ। देखो यहां से आपको एक कंक्लूजन निकालना है। एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि कोई समस्या नहीं है, एक वस्तु को लो, एक वस्तु के ऊपर कॉन्सेप्ट है, धड़ल्ले से आपका काम करता है और इजी वे में डील कर सकते हो। दूसरा आपका तरीका मैंने आपको यह सिखाया। अब देखना, असल में देखो वस्तुएं बराबर करने के लिए आपने गुणा किया, ये नीचे वाला 5 था, ऊपर गुणा हुआ ये आपका वस्तुएं 30 हो गई, ऊपर वाला 6 नीचे वाले 5 से या नीचे पूरी लाइन से गुणा हुआ, वस्तुएं बराबर हो गई। अब कोई आपसे ये कहे, इसको छोड़ते हैं, अब कोई आपसे ये कहे कि अगर आप नीचे वाले इसका आर्टिकल आपको सेम बनाने, इस 5 का अगर आप ऊपर गुणा करेंगे और इस 6 का नीचे गुणा करेंगे तो आर्टिकल आपके बराबर हो जाएंगे। आर्टिकल बराबर हो गए बस, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो बेटर क्या रहेगा, जब आप ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे कर क्यों नहीं रहे, कर दो, क्रय मूल्य 25, नीचे 6 का गुणा हुआ, आर्टिकल बराबर हो गए यहां से तो, और ये 30। तो अब यहां पर 6 गुणा 6 36। अब यहां फायदा क्या हुआ ऐसे डील करने का, आप उनको बराबर करके मत देखो, आपको पता होना चाहिए कि बराबर करने होते हैं, करके देखना नहीं है। समझ लिया बराबर करके क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। अब आपको पता चल गया कि यहां इनका लघुत्तम मान लो, या इसको 5 से इसको 6 से गुणा कर देंगे, वस्तुएं बराबर हो गई हैं। इसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, 5 का गुणा इधर होगा तो सीधे सीधे 25 बना दिया, 6 का गुणा होगा सीधे सीधे 36 बना दिया। असल में हो क्या रहा है, क्रय मूल्य के जो रुपए हैं वो दूसरी तरफ की वस्तुओं से गुणा होते हैं, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, इसके साथ जो रुपए हैं वो दूसरी तरफ की वस्तुओं से गुणा होते हैं। सवाल में देखोगे जरा, सवाल में देखना 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे, 5 रुपए खरीदने के हैं, दूसरी तरफ की वस्तुएं कितनी 5, तो इसका मतलब 5 गुणा 5 25 रुपए में तो खरीदा। फिर देखना 6 रुपए में 5 की दर से बेचे, कितने रुपए में भाई 6 रुपए में। इन रुपयों को बेचने वालों को दूसरी तरफ की वस्तुओं से आपने गुणा किया है, तो सीधे सीधे 6 गुणा 6 36, कितने का लाभ 11 का, किस पर भाई 25 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, 4 बार कट गया, कितना आ गया 44%। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये वाली बात समझा ले जाऊं, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो एसएससी बैंक की तैयारी भी कर रहे होंगे, शुरुआत भी की होगी, तो मैंने आपको पहले भी कहा था मेरा प्रयास रहेगा, ये नहीं कहता कि आप रेलवे की 90 दिन की क्लासेस देख लो, इससे आप मेंस 4 डालोगे सीजीएल का, नहीं।
कभी नहीं फोड़ सकते इतने से कंटेंट से। क्योंकि जो भी चैप्टर, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू ही समझो यार, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 आपके लेक्चर दिए, क्लियर है? 10 लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करवाया, क्या क्या चीजें पढ़ाई, एक एक चीज को खोल खोल के आपके सामने रखा, सवाल ऑप्शन से कैसे होंगे, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या नहीं ध्यान रखना है। पुराने सेशन देख लो, हर चैप्टर में मतलब 180 तक भी सवाल हमने पहुंचाए, 189 तक भी हमने सवाल पहुंचाए, और 150 से ऊपर तो हमने 2-3 चैप्टर के अंदर सवाल डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो एसएससी सीजीएल की तैयारी, सीएचएसएल की भी आप उसी में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एडवांस मैथ का लेवल वहां भी वैसा ही है, प्लस सीडीएस, बैंक पीओ। तो इन सब की जो तैयारी होती है उसमें आपको लेवल बूस्ट करना पड़ता है, एक डिफरेंट आपकी डायरेक्शन होती है। हमने रेलवे को स्टार्ट किया है, कोई बच्चा एसएससी की तैयारी शुरू करना चाहता है, या जो बच्चा ये देखता है कि मैं भविष्य में, अभी तो मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं लेकिन इन फ्यूचर मुझे इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, बिल्कुल उसे पूरा पूरा फायदा होगा इन सेशन से भी। वो देखे, बेसिक मैं यहां भी कवर करवा रहा हूं, यही सवाल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ाए हुए प्रॉफिट लॉस से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां जितने हम लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसे हमने 10-15 सवाल सीजीएल वाली सीरीज में भी देखे थे। तो ये सारा का सारा आपका बेसिक है। प्रयास मेरा दोनों ही रहेगा कि पहले बच्चे के बात पकड़ में आए, दूसरा जो बच्चे बैंक पीओ एसएससी इनकी तैयारी कर रहे हैं वो नया क्या सीखेंगे, तो भाई वो ऐसा करो, ये माइंड में करने वाला काम तो सीख ही सकते हो कि इजी मॉडरेट सवाल हैं, यही हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। रेलवे में इजी सवाल आते हैं, फिर भी मॉडरेट भी डिस्कस करेंगे, और इनमें भी प्रयास ये रहता है कि माइंड अप्रोच क्या हो सकती है, जो आपको कोई नहीं बताता है, सब आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में सोल्व करना बताते हैं। किसी के पास इतना टाइम है भी नहीं आपके लिए, बस सोल्व किया, चीखना चिल्लाना, साथ में सवाल को सोल्व कर देना और 5-5 सेकंड करते रहना। तो यूट्यूब के ऊपर ये चला है, सवाल को गौर से देखना। 10 रुपए में 11 की दर से नींबू खरीदे, 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, पूरे व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ? आपको मैंने क्या कहा था, आर्टिकल सेम कर देना। दिमाग में मैप बना, सीपी रुपीज लिख रहे थे, एसपी रुपीज लिख रहे थे, सामने आर्टिकल। क्रय मूल्य के रुपए हैं उनको दूसरे आर्टिकल से गुणा करते थे, विक्रय मूल्य के जो रुपए थे उनको दूसरी तरफ के आर्टिकल से गुणा करते थे। क्रय मूल्य रुपए में है, बिल्कुल आपको रुपए में मिल जाता है, विक्रय मूल्य रुपए में है, बिल्कुल रुपए में मिल जाता है, आर्टिकल इक्वल हो जाते हैं। देखना, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदे और 11 रुपए में 10 की दर से बेचती है। 10 रुपए में खरीद रहा है, दूसरी तरफ के आर्टिकल कितने हैं, 10, तो 10 गुणा 10 100 रुपए में खरीद लिए सीपी, बेच रहे हैं वो रुपए देखो 11 रुपए में, दूसरे वाले आर्टिकल कितने 11, 11 गुणा 11 121 सेलिंग प्राइस, 100 पर निकालनी है 21 का लाभ, इसी को प्रतिशत में कह सकते हो। ये हो गया डील करने का तरीका। तो मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, आपको मैंने एक के ऊपर भी टारगेट करके सिखाया कि जिस बच्चे के कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा करो, सीपीएसपी क्या है, ये नींबू, एक नींबू के बारे में पता कर लो, कितने में खरीदा कितने में बेचा। 10 रुपए में 11 खरीदे, एक नींबू की कीमत 10/11, अनुपात, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, अनुपात निकालो जिससे फायदा होगा। फिर 11 रुपए में 10 की दर से बेचे, 11/10, इधर 10 का गुणा हो गया, ये बात 100 बन गई। इस 11 को भी हटा दो, इधर से 11 का गुणा कर दोगे, या दोनों तरफ 10 का गुणा करते हुए 10 कट जाता है, ये 100 बनता है। 11 का दोनों तरफ गुणा करते हो 11 कट जाता है, ये 11 गुणा 11 आपका 121 बन जाता है। कितने का लाभ भाई, 21% का दिख रहा है। ये वो अप्रोच है जो हेल्प करती है सवालों को माइंड में करने में। चलिए भाई, सवाल नंबर 234, सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है यहां पर, अच्छा सवाल है, आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके स्टार लगा लेना भाई, इसमें थोड़ा सा और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, पहला केस क्या कहा है इसने, एक दुकानदार 3 नींबू रुपए 2 की दर से खरीदता है, 3 नींबू 2 रुपए में, उतने के उतने नींबू वो क्या करता है, 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, फिर उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ? आप टारगेट कर दो भाई एक नींबू पर,
ठीक है। एक नींबू पर अगर आप टारगेट करेंगे तो समस्या क्या आएगी देखना जरा। क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, हमने क्या सीखा, आपको टारगेट करना है एक नींबू पर। पहले वाले केस में 3 नींबू 2 रुपए में, एक की कीमत कितनी भी 2/3 रुपए। दूसरे केस में कीमत कितनी 3 रुपए में 2, एक की कीमत 3/2। अब आप कहोगे सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कुल क्रय मूल्य आ गया। एक नींबू आपने यहां खरीद लिया, एक नींबू यहां खरीद लिया, तो ऐसा करो 2 नींबू खरीद डालो भाई। कोई बाउंडेशन थोड़े ना है कि मंडी में थोड़ा ना गए कि आपको एक बोरी खरीदनी पड़ेगी। लॉजिक वो समझो, हम लोग हमेशा ही एक आर्टिकल पर काम करते थे। कंडीशन में इसने जबरदस्ती ये चीज आपके सामने फंसा दी। अब ध्यान रखना सेलिंग प्राइस निकालते टाइम हम इधर कितने नींबू ले रहे हैं 2। इसने क्या कहा 1 रुपए में 1 नींबू बेचा गया, 2 नींबू कितने में बेचेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने रुपए में 1 रुपए में 1 नींबू बेचा, 2 रुपए में 2 बेचेगा, तो विक्रय मूल्य कितना 2 रुपए। वस्तु इतने में खरीदी, वस्तु इतने में बेच दी। सिंप्लीफाई कर दें, इन सबको हटाना है, सभी को 6 से गुणा कर दो भाई, क्योंकि अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट और राइट में सेम संख्या का डिवीजन करने पर और मल्टीप्लाई करने पर। 6 से गुणा किया 2 बार कट गया, 2 गुणा 2 4। इसको 6 से गुणा किया 3 से कटा, 3 गुणा 3 9। 6 से गुणा किया 2 बार कट गया 12। 13 रुपए की वस्तु 12 रुपए में बेची गई। कितने रुपए की हानि हुई 1 की। लॉस परसेंट 1 का नुकसान हुआ है 13 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। 100 से गुणा किया 13 7 91, 9 बच गया अपोन में 13, प्रतिशत रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब रेलवे वाले बच्चों को मैं बहुत ज्यादा घसीटना नहीं चाह रहा हूं इसमें। ये पैटर्न ठीक है, कारगर है, सटीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। अभी तक आज के सेशन को अगर आप गौर से देखें, जितने भी सवाल कर रहे हैं हम लोग एक आर्टिकल के ऊपर या एक के ऊपर टारगेट कर लेकर के कर रहे हैं और सटीक तरीके से आपके सवाल सोल्व हो रहे हैं। ठीक है भाई, चलो। और माइंड में अगर करना चाहते तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 2 रुपए उधर 2 रुपए, सॉरी क्रय मूल्य खरीदते टाइम 2 रुपए, फिर 3 रुपए। यहां आर्टिकल आप सेम बनाओगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। 2 गुणा 2 4 रुपए में आर्टिकल कितने 3 गुणा 2 6 निकल के आएंगे। फिर दूसरे केस के अंदर 3 नींबू खरीदता है 3 रुपए में, उसको गुणा करोगे वहां भी आर्टिकल आएंगे 6। कीमत कितनी आ जाएगी 9 और 4 13। 13 रुपए में कुल 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल को 12 रुपए में एक में 1 की दर से बेचा, तो इसका मतलब 12 में बेच दिया, 13 में खरीदा। 1 का नुकसान 13 पर। तो रेलवे के बच्चों के लिए वो तरीका हेक्टिक होगा, हालांकि माइंड में हो जाता है, लेकिन कोई समस्या नहीं भाई, इससे काम चलाओ आप। ठीक है। सीजीएल में वैसे मैंने बताया भी था डिटेल में। ज्यादा लेवल देखो मजबूरी है, खींच नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर आप वीडियोस के कमेंट देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें खौफ है। तो वो खौफ खत्म कब होगा, जब उनकी मैथ समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रयास पूरा रहेगा कि हर सवाल में आपको बेहतर अप्रोच मिले। चलिए भाई, अगले सवाल को अटेम्प्ट करके बताओ आप मुझे। सवाल नंबर 235। 235 में कहा क्या इसने कहा किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाए। स्टार लगा दो भाई। रीजन क्या है, सवाल नकली है बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है कि समझ में नहीं आती। तो यहां से ऑब्जर्व करना, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को दुगुना करना है, लाभ 4 गुना। मैंने खरीदा सीपी में, खरीदा, या फिर ऐसा कर दो, थोड़ा सा तनाव कम करना है। मैंने वस्तु को X रुपए में खरीदा, ये मेरा क्रय मूल्य था, और वस्तु को मैंने 1 रुपए का या 1 का लाभ लेकर बेच दिया, एक अनुपात में है। और कितने रुपए में बेचेंगे भाई, X+1 में। ठीक है भाई। अगले केस की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगले केस में मेरा जो लाभ है वो कितना है, 4 गुना। यहां से लाभ कितना है मेरा, 4 गुना। तो मैं क्या कर दूं, पहले 1 का लाभ हो रहा था अनुपात में, अब कितने का होगा, 4 का। क्रय मूल्य बदला, नहीं बदला भाई, क्रय मूल्य नहीं बदला। इसने क्या कहा, देखो यहां पर अगर आप इसके थ्रू ये कीमत निकालते हैं तो ये कीमत आती है X+4।
कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, यहां जो कीमत लिखी जाएगी वो क्या होगी, इसकी जस्ट डबल। विक्रय मूल्य दुगुना किया है तो 2 गुणा में x प्लस 1, ये आपकी कीमत लिखी जाएगी। अगर आप इसे सरल करते हैं 2x और x राइट साइड में x बचेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 4 में से घटा 2, क्या आया, x की कीमत 2। वस्तु को 2 में खरीदता था, शुरुआत में 1 का लाभ होता था, 3 में बेचता था। वस्तु को 2 में खरीदा, 4 का लाभ हुआ तो वस्तु की कीमत 6 रुपए। इधर दुगुना करते तो भी आपकी कीमत कितनी, 6 रुपए। आपको फाइंड क्या करना था, प्रॉफिट परसेंट। शुरुआत में लाभ कितने का, शुरुआत में 1 का लाभ, किस पर भाई, 2 पर। क्या लिख सकते हो, 50% लिखा जा सकता है। चलो, कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको, इस बार हमने क्या लिया भाई, क्रय मूल्य हम लोगों ने माना था। आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके भी इस पर चिंतन कर सकते हैं। कैसे, लाभ पहले 1 का हो रहा है, मैंने वस्तु को बेच दिया y रुपए में। अगले केस में मेरा लाभ जो है वो 4 गुना हो चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले जितना लाभ हो रहा था, जितना प्रॉफिट था, उसका 4 टाइम। पहले जितने में बेच रहा था उसके जस्ट डबल में बेच देगा, 2y लिखा जा सकता है। क्या क्रय मूल्य को चेंज किया हमने, क्रय मूल्य को नहीं चेंज किया। देखना जरा यहां से, क्रय मूल्य x रुपए है, यहां भी क्रय मूल्य आप x रुपए मान लो, ठीक है भाई। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जब आप x में 1 जोड़ते हैं तो y निकल के आता है, कोई समस्या नहीं है। x में खरीदा, 1 रुपए का लाभ, आपने y में बेच दिया। दूसरे केस में क्या लिखोगे, x में अगर आप 4 जोड़ें, x में 4 जोड़ें तो मैं x में 4 जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2y। अब आप ऐसा करो, नीचे वाले समीकरण में से ऊपर वाले समीकरण को घटा दो। 2y में से y चला गया, y बचा, x से x कट गया, y में से ये चला गया 3, y की वैल्यू 3। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो देखना, 3 रुपए, 1 रुपए, तो ये कितना, तो ये 2 रुपए की वस्तु 1 का लाभ लेकर 3 में बेच दी। 1 का लाभ किस पर, 2 पर, 50%। कुछ बच्चे इसे बाई ऑप्शन भी करना प्रीफर करते हैं, ठीक है भाई, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे देखो कैसे कन्वीनियंट लगता है ये वाला तरीका। ये सब फालतू बात थी, ये नहीं लिखना था, ये ऊपर वाला पार्ट भी हटा दो। क्या दिमाग लगाते, देखो वही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। x में 1 जोड़ते हो y आता है, x में 4 जोड़ते हो 2y आता है। तो इसका मतलब आप x में 1 जोड़ो और 3 जोड़ो तो 4 जुड़ गए। x में आप 1 जोड़ो 3 जोड़ो 2y आएगा, उसको y प्लस y मान लो। x में 1 जोड़ा y, इधर x में 1 जोड़ा और 3 जोड़ा 2y आ गया, तो x प्लस 1 तो y है, तो 3 y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू 3, 1 जोड़ा तो ये वैल्यू 2, 1 का लाभ 2 पर, रिजल्ट 50%। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आप सवाल को किस वे में ले जाकर डील करना चाहते हैं, इतना है। या फिर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भाई वो पुराना जो पैटर्न है उसे प्रीफर करना ही पड़ेगा। सवाल नंबर 236 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, लैंग्वेज को रीड करो। फिर से वो इस टाइप के सवाल आ गए हैं अपने, जिनको आप सीधे सीधे देख करके भी हिट मार सकते हैं। क्या कहा है इसने भाई आपको, इसने कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए के स्थान पर यदि 550 में बेचे तो उसे उतना ही लाभ होता है जितनी पहले हानि होती थी। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से इस बात को अंडरस्टैंड करवाता हूं। एक वस्तु है 60 रुपए, इसका क्या है क्रय मूल्य। इसे अगर आप 10% लाभ पर बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे भाई, इसे 66 रुपए में। अगर आप इसे 10% हानि पर बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, इसे आप 54 रुपए में। क्लियर। सवाल असल में यहां से बनाता है। आपको क्या कहेगा वो, आपको ये कहेगा कि एक वस्तु को 54 रुपए के बजाय अगर 66 रुपए में बेच दे तो जितने का लाभ, जितने की यहां पर हानि हो रही थी उतने का यहां पर लाभ होगा। अब ये जो लैंग्वेज बोल रहा है कि जितने की आपको पहले हानि हो रही थी
उतने का अब लाभ होगा। ये लैंग्वेज उसकी परसेंटेज में भी हो सकती है, ये लैंग्वेज उसकी रुपए में भी हो सकती है। क्या कहा मैंने? इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, अगर एक वस्तु को 54 रुपए की बजाय 66 रुपए में बेचे तो पहले जितनी उसे हानि प्रतिशत हो रही थी अब उतने ही प्रतिशत उसे लाभ होगा। लैंग्वेज 1 जब वो परसेंटेज में कहे, रुपए में बताओगे मुझे कितने का हानि हुई है भाई, यहां पर 6 रुपए की, लाभ कितने का हुआ है यहां पर 6 रुपए का। दूसरी लैंग्वेज, एक वस्तु को अगर 54 रुपए की बजाय 66 रुपए में बेचते तो पहले जितने रुपए की हानि हो रही थी बाद में उतने ही रुपए का लाभ हो जाता है। क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन, असल में दोनों ही बार जो वैल्यू लिखी जा रही है वो 60 के बेसिस पर है। 60 का 10% लेस करके लिखोगे 54 आएगा, 10% बढ़ा के लिखोगे 66 आएगा। वो 10% इधर 6 की रुपए की तरह काम कर रहा है, इधर भी 6 रुपए की तरह। तो एक तो निश्चिंत रहें कि सर परसेंटेज में पूछ ले तो क्या कर लेंगे, रुपए में पूछ ले तो क्या कर देंगे। हर केस में वही बात करनी है, आपको कोई तनाव नहीं लेना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, वस्तु का क्रय मूल्य कुछ ये था, एक बार 450 में बेचा, 450 रुपए नीचे की तरफ है तो उसे क्या हुआ, हानि हुई। सेलिंग प्राइस 1 पहले तो समझ लेते हैं। एक बार उसने इसे 550 रुपए में बेचा तो इस बार उसे लाभ हुआ। इधर हानि हुई एक्स की और इधर क्या हुआ, लाभ हुआ एक्स का। लिखा जा सकता है। आपको पता है क्रय मूल्य से जितनी दूरी ये है, क्रय मूल्य से उतनी ही दूरी आपकी ये वाली है। 450 में अगर मैं x जोड़ता हूं, माइनस क्या बताता है, इससे घटाया, 450 में x जोड़ता हूं, उसमें x जोड़ता हूं, कितना आएगा 2x। यहां से यहां 50 का अंतर, यहां से यहां 50 का अंतर होगा ना। रीजन क्या है, पूरा अंतर आपका 100 रुपए है। 2x की वैल्यू 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। या फिर कॉमन सेंस लगाओ, दोनों का अंतर कितना भी 450 और 550 का 100। कॉस्ट प्राइस इस सवाल में जितना लाभ हुआ उतनी ही आपकी हानि हो रही है, एकदम मिड में सेट है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर सीपी से एक नीचे जाओगे हानि होगी, एक ऊपर जाओगे। ये बात किसमें लिखी मैंने, रेशियो में। दोनों का गैप कितना भी 450 और 500, 550 का 100। एक दूरी ये, एक दूरी ये, 2 किसको बताता है 100 को, एक किसको बताएगा 50 को। 550 में से 50 घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा 400। 450 में 50 जोड़ दो तो भी आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, सॉरी 500, ये गलत लिख दिया था, 500 रुपए लिखा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये सवाल अगर आप डील करें, यही लैंग्वेज है तो माइंड में। रीजन, क्रय मूल्य एकदम बीच में बैठा हुआ है 550 और 450 के। रीजन, जितना लाभ प्रतिशत उतनी हानि प्रतिशत। दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, एकदम मिड वैल्यू आ जाएगी। 450, 550, 1000 बटा में 2 लिखा जा सकता है 500। दूसरा तरीका, 450, 550 के बीच का गैप कितना भी 100 का। 450 में 50 जोड़ा, उसमें 50 जोड़ा, इक्वल इक्वल लेना था। 450 में 50 जोड़ा तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट क्या आ गया 500। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात है अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो भाई एक सवाल और देख लेते हैं यहां पर। सवाल नंबर 237। इस सवाल में देखो इसने क्या कहा। एक दुकानदार यदि किसी वस्तु को 69 के स्थान पर 78 में बेचे तो पहले से होने वाले लाभ से दुगुना लाभ होता है। दोनों ही केसेस में लाभ हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये क्रय मूल्य मानता हूं इस लाइन पर, तो पहले केस में जितना लाभ हुआ और दूसरे केस में जितना लाभ हुआ, ये मेरी क्या है सेलिंग प्राइस 1, ये मेरी सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया है, इस वस्तु को 69 में बेचा है और एक बार मैंने वस्तु को 78 में बेचा है। क्या कहा, 69 के स्थान पर 78 में उसे बेच दें तो पहले से होने वाले लाभ से दुगुना लाभ।
अगर यहां मुझे x रुपए का लाभ हो रहा है तो यहां कितने का होगा? 2x का। एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी x है, ये 2x है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि भाई इन दोनों के बीच का गैप, ये 2x, ये x, तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये कितना है? x। 78 और 69 का गैप कितना भाई? 9। तो इसका मतलब ये गैप आपका 9, तो आप x की जगह 9 रखेंगे तो क्रय मूल्य भाग करके आ जाएगा 60 रुपए। लिखा जा सकता है। क्या माइंड में कर सकते थे? ट्राई करके देख लो भाई। देखो एक इक्वेशन से भी चलो मैं बता ही देता हूं। क्रय मूल्य है, पहले केस में x का लाभ हुआ, कीमत कितनी आ गई आपकी? 69। दूसरे केस में जरा देखना, क्रय मूल्य है, लाभ डबल हो गया, कीमत कितनी आ गई? 78। ठीक, या तो आप ऐसा कर दो कि भाई इसको 2 से गुणा कर दो, फिर घटा दो, 2 सीपी में से सीपी चला जाएगा, सीधे सीपी आ जाएगा। या फिर ऐसा करो, समीकरण 2 में से 1 को आपने घटाया, सीपी से सीपी कटा, 2x में से x चला गया, x बचा, 78 में से ये चला गया 9। ये वैल्यू आप इधर रख दो, क्रय मूल्य प्लस आपका 9 बराबर 69। दिस इंप्लाइज सीपी इक्वल्स टू 60 रुपीज। लिखा जा सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो वो जैसी लैंग्वेज चल रही है उसको लिख करके सोल्व कर दें। ठीक, एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है। अगर आप माइंड में करें तो देखना, क्रय मूल्य से 69 पर क्रय मूल्य से 79 तक यहां लाभ हुआ है x का, यहां लाभ 2x का, तो क्रय मूल्य से 69 तक तो x हो गया, 69 से ऊपर 79 फिर x होगा, x की वैल्यू 9, विक्रय मूल्य आपका 69, लाभ आपको x का हुआ 9 रुपए का, क्रय मूल्य कितना? 60। सवाल को आप माइंड में डील कर सकते थे, ऐसा संभव था। चलिए भाई, आज का सेशन यहीं तक अपना रहेगा। इसी पैटर्न पर बेस्ड हम लोग अगली क्लास के अंदर और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेशंस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। पहली क्लास से देख रहे हैं इंप्रूवमेंट हो रहा है तो भी कमेंट करें। फर्स्ट क्लास से आप देख रहे हैं इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो भी आप एटलीस्ट रीजन तो मेंशन करें कि सर ये समस्या हो गई, तो कम से कम मैं खुद पर भी क्वेश्चन मार्क डाल के देखूं कि ऐसा क्या करवा दिया मैंने कि कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है। कंडीशन ये है, क्या आप इनको पहली क्लास से देख रहे हैं? ठीक है, पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए करें। लिंक ना शेयर करें कोई बात नहीं, पीडीएफ को फैला दिया करें, बाकी उससे अपना काम चल जाएगा। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।